मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे बेंथम के बारे में और पिछले कक्षा में बेंथम के विभिन्न राजनीतिक विचारों पर हम चर्चा कर रहे थे। बेंथम राज्य के बारे में क्या विचार रखते हैं, बेंथम अपने संप्रभुता से संबंध में क्या विचार रखते हैं, कानून के बारे में और दंड सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा पिछली कक्षा में। आज हम कुछ और इन्हीं कुछ राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें न्याय व्यवस्था के बारे में बेंथम के क्या विचार थे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि बेंथम जो तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था थी उसका उन्होंने गहराई से अध्ययन किया था और बेंथम इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंग्लैंड की जो न्याय व्यवस्था थी वो खर्चीली थी, विलंबकारी थी और व्यवस्थाहीन थी। बेंथम ने इस संबंध में लिखा कि इंग्लैंड में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे भाव से बेचा जाता है और इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो इसकी कीमत चुका सकता है। वह न्यायाधीशों को जजेज एंड कंपनी अर्थात व्यापारी कहता था। उस समय जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही खर्चीली थी और समय की बर्बादी होती थी। उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग जगह के कानून अलग अलग थे और भाषा ऐसी क्लिष्ट थी कि साधारण जनता को समझाना कठिन था। बेंथम ने इस संदर्भ में लिखा है कि हमारे कानून न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों के लाभ के लिए बनाए गए थे। उसका इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था के बारे में कहना था कि ये जनता को ठगने के लिए वकीलों को एक प्रकार का षड्यंत्र है। बेंथम ने कानूनों को संहिताकरण करने का सुझाव दिया जिससे सभी कानून सरलता से एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें। बेंथम का यह मानना था कि कानून की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट हो जिससे कि उसे सभी समझ सकें और सामान्य शिक्षा अनिवार्य कर उन्हें समझने की योग्यता सभी को प्रदान की जाए। न्याय व्यवस्था कम खर्चीली हो, न्याय शीघ्रता से प्रदान किया जाए और न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो और वे लोग सही न्याय के लिए उत्तरदायी हों। न्याय मूलभूत सिद्धांत सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक हित होना चाहिए। तो ये बेंथम का विशेष जोर था इस न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए। बेंथम के कानून और न्याय शास्त्र संबंधी विचारों का अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये कार्य जो था उनका महानतम कार्य था और 19वीं शताब्दी की एक बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी। बेंथम ने न्याय के सिद्धांतों को सिविल और आपराधिक कानूनों के क्षेत्र में लागू किया और न्याय व्यवस्था के संगठन और न्यायिक प्रक्रिया के क्षेत्र में भी उन सिद्धांतों का समावेश किया है उन्होंने। और ये बेंथम के सुधारवादी सिद्धांतों का ही प्रभाव था कि जिसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में इंग्लैंड में बेंथम के सिद्धांतों अनुकूल कानून और न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। तो ये बेंथम का एक बड़ा योगदान है। इससे कानून और न्याय व्यवस्था के साथ साथ बेंथम बंदी गृहों की सुधार के लिए विशेष जोर देते हैं और जेल प्रशासन के
अंतरंगी जीवन को देखकर उन्होंने अनुभव किया कि कैदियों का जीवन जेल में रहते हुए और अधिक आपराधिक बन जाता है। बाल अपराधियों को पक्के अपराधियों के साथ रखा जाता है और जेल का जो आंतरिक पर्यावरण है वो अपराधों को बढ़ाता है, दृढ़ करता है। अतः बेंथम ने एक योजना प्रस्तुत की, पैनॉप्टिकन नाम से जानी जाती है योजना। एक जेल सुधार योजना थी और उसे क्रियान्वित करने के लिए निजी धन से भूमि भी खरीदी जिस पर एक आदर्श जेल का निर्माण किया जा सके। और उस योजना का प्रस्ताव यह था कि जेल के कमरों का इस प्रकार निर्माण किया जाए कि जिससे जेलर केंद्रीय कक्ष में बैठे बैठे सभी जो कैदी हैं उनका दैनिक व्यवहार का अवलोकन कर सकें। और उन्होंने सुझाव दिया कि कैदी को जेल में रहते हुए उचित शिक्षा दी जाए और ऐसे काम धंधे सिखाए जाएं जिससे वो जेल से जब बाहर आए तो वो अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर सके। बेंथम ने जेल में रहने वाले अपराधियों को सामान्य और नैतिक शिक्षा प्रदान करने का भी सुझाव दिया है। बेंथम का ये विचार था कि अमानवीय व्यवहार से नहीं बल्कि एक सुंदर जीवन का आश्वासन जो है अपराधी के जीवन में सुधार ला सकता है। उनकी राय में परिस्थितियां भी अपराध के लिए विवश करती हैं और सजा देकर अपराधी को उसका आदी नहीं बनाना चाहिए, और वो मृत्युदंड के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा बेंथम के कुछ विचार व्यक्तिवादी और उदारवादी पक्षों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ये आपको मालूम है कि बेंथम उपयोगितावाद का प्रवर्तक है और बेंथम के उपयोगितावाद के दर्शन के मूल में उदारवादी तत्व और व्यक्ति के हित की धारणा उसके केंद्र में है। बेंथम की ये मान्यता थी कि एक व्यक्ति का महत्व ठीक दूसरे व्यक्ति के महत्व के समान है। इसके अतिरिक्त बेंथम की अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की धारणा, हर व्यक्ति के समान सुख की मान्यता दी गई है इसमें, क्योंकि वह मानता है कि काउंटिंग करने में, गणना करने में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही माना जाना चाहिए और किसी को एक से अधिक नहीं गिना जाना चाहिए। बेंथम के लिए सामाजिक सुख का अर्थ समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सुख से है और प्रत्येक व्यक्ति के सुख का योग जो है वो सामाजिक सुख है। यद्यपि हम देखते हैं कि उनका सिद्धांत का एक प्रमुख सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, किंतु इस सिद्धांत के धरातल में बेंथम की जो उदारवादी मान्यता इसमें स्थित है कि सभी व्यक्तियों का जीवन सुखी हो। उसने कानून के संबंध में जिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसके मूल में भी, उसके जड़ में भी उसका उदारवादी दृष्टिकोण निहित है, उसमें समाया हुआ है। उसका ये उदारवादी दृष्टिकोण ही है कि जिसमें वो कहता है कि कानून का मूल्यांकन इस मापदंड से किया जाना चाहिए कि ये व्यक्तियों के लिए कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। ये ठीक बात है कि बेंथम ने व्यक्त रूप से उदारवादी दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया, किंतु उसकी राज्य, उपयोगिता, अधिकतम सुख या न्याय की धारणाओं में अव्यक्त रूप से उदारवादी सिद्धांत उसमें निहित है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के संबंध में भी अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, और बेंथम कल्पनात्मक, भावनात्मक सिद्धांतों का कटु आलोचक था और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत उस समय प्रचलित था उसका खंडन किया है।
बेंथम के पूर्व लाक जैसे दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा था कि अधिकारों का जन्मदाता न समाज है न राज्य है, जबकि अधिकार तो समाज से पूर्व है, नैसर्गिक है। और जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये 3 अधिकारों की लॉक चर्चा करते हैं। राज्य का दायित्व है कि इन अधिकारों को सुरक्षित करें, प्रतिबंधित करना नहीं। लेकिन जब हम बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ते हैं, उसमें हमने इस चीज़ को भलीभांति पढ़ा कि बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता। उसकी मान्यता है कि अधिकारों का निर्माता और रक्षक राज्य है, जिसकी कानूनी सत्ता के द्वारा अधिकारों का निर्माण हुआ है। बेंथम अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादक है। वो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को बेंथम अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्ण मानता है। बेंथम स्वयं ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार की धारणा निरी मूर्खता है, मिथ्या प्रलाप है, शब्दाडंबर पूर्ण मिथ्या प्रलाप है, और ये कोरी कल्पना है। तो ये बेंथम का अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण है प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। इसी प्रकार बेंथम ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध के द्वारा नहीं होती। संविधा का सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्यों के पूर्वजों ने कभी एक साथ बैठ करके और राज्य के निर्माण का समझौता किया है। लेकिन बेंथम का मानना है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अतः यह सिद्धांत ऐतिहासिक नहीं है, अनैतिहासिक है। राज्य का जन्म तो सामाजिक उपयोगिता के कारण हुआ है, समझौते के कारण नहीं हुआ। और बेंथम ये भी स्पष्ट कर देता है, हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है, कि मनुष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए नहीं करता कि वह उसके द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है। मनुष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन उपयोगिता के विचार से करता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना उसके लिए उपयोगी है, और मनुष्य इस उपयोगिता की नापतोल कर लेता है कि राजाज्ञा के पालन में कितनी बुराइयां हैं और राज्य की आज्ञा का पालन न करने में कितनी बुराइयां हैं। और चूँकि राज्य की आज्ञा का पालन करना उसके लिए अधिक सुखदायी है, उपयोगितापूर्ण है, इसलिए वो राज्य का सदस्य इसकी आज्ञाओं का पालन करता है। तो इस तरह से बेंथम उपयोगिता के विचार के आधार पर सामाजिक समझौते सिद्धांत का भी खंडन कर देता है। तो ये बेंथम की न्याय व्यवस्था के संबंध में और उसके कुछ व्यक्तिवादी उदारवादी पक्ष के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब कुछ तात्कालिक जो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बेंथम उनके बारे में क्या सोचता है और क्या उन्होंने सजेशन दिए थे तात्कालीन जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी उसके संदर्भ में। तो उसमें वयस्क मताधिकार के बारे में बेंथम का ये मत था कि वयस्कों को मताधिकार मिले, किंतु मताधिकार के लिए आवश्यक मानता था कि मतदाता की कुछ निश्चित शैक्षणिक योग्यताएं हों, उसे कम से कम पढ़ना लिखना अवश्य आता हो। शिक्षा को मताधिकार के लिए वह इसलिए आवश्यक समझता था कि जिससे इस मत का दुरुपयोग ना हो। उसका ये कहना था कि अशिक्षित को दिया हुआ मताधिकार निरर्थक रहता है, क्योंकि अशिक्षित जो व्यक्ति होता है उसे देश की राजनीतिक स्थिति का सही बोध नहीं होता है। हालांकि इसके पक्ष विपक्ष में बात रखी जा सकती है, लेकिन बेंथम का यह मानना था कि एक शिक्षित व्यक्ति ही राजनीतिक स्थिति का सही बोध रखने वाला होता है। इसके साथ ही बेंथम मत के अधिकार को केवल पुरुषों तक सीमित रखा था, और उसका ये सोचना था कि जब स्त्रियों की ओर से समाज से मांग उठे तो उस समय इस अधिकार उन्हें भी दिया जा सकता है। यद्यपि वो स्त्री मताधिकार का विरोधी नहीं था, और इसका समर्थन उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक और उस समय इसकी मांग नहीं थी, दूसरी ओर यह आशंका थी कि ये अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार देने से समाज का बहुसंख्यक भाग इसे दुखदाई मानेगा।
तो इसलिए ये उनके एडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार के बारे में उनके ये विचार हैं। एक निर्वाचन प्रणाली में भी वो सुधार चाहता था और उसकी मांग थी कि निर्वाचक को गुप्त मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो स्वतंत्र इच्छा से अपने मत का प्रयोग कर सके। खुले मतदान में मतदाता पर अनेक प्रकार के दबाव रहते हैं और वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो यहाँ हम देखते हैं कि बेंथम का ये विचार जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि मिल का मत था कि मतदाता को अपना मत का प्रयोग खुले में करना चाहिए। और वहाँ भी वयस्क मताधिकार में हम देखते हैं कि मिल तो स्पेशल इस बात पर जोर देता है कि शैक्षिक योग्यता और संपत्ति की अहर्ता से उसको भारित मतदान होना चाहिए उस वर्ग को। वहाँ बेंथम जो है वो कहता है कि उसमें कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हों जहाँ कम से कम उसको पढ़ना लिखना आता हो। स्त्रियों के लिए वो फ्यूचर प्लान के लिए छोड़ देता है कि स्त्रियों को मताधिकार की जब मांग उठे तब उस पर विचार करना चाहिए। वहाँ मिल जो है जोरदार शब्दों में उसका समर्थन करता है कि स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिए। संसद के संदर्भ की यदि बात करें तो बेंथम ब्रिटिश संसद के 5 वर्ष के कार्यकाल के स्थान पर उसके वार्षिक अधिवेशन की मांग करता है। संसद की 5 वर्ष की अवधि को वो लोगों के हित के विरुद्ध मानता है, क्योंकि इससे लोगों के हित भुला दिए जाते हैं, जनता से उनका संपर्क टूट जाता है। तो उसका ये सुझाव था कि कार्यकाल 1 वर्ष का होना चाहिए। इससे सांसदों और निर्वाचकों में जागरूकता बनी रहती है। जहाँ तक लॉर्ड सभा की बात है तो इंग्लैंड की जो व्यवस्थापिका थी उसमें 2 सदन थे लॉर्ड सभा। उसके समाप्ति पर वो जोर देते हैं कि वो उसको भंग किया जाना ही उपयोगी रहेगा। उसकी दृष्टि में लॉर्ड सभा में अनेक दोष थे। बेंथम का ये मानना था कि ये सदन वंश परंपरा पर आधारित होने से जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और ये लोकतंत्र और अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों का विरोधी है और ये अव्यवहारिक है, प्राचीन परंपराओं का गढ़ है। तो इस आधार पर बेंथम ये चाहते हैं कि लॉर्ड सभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को समाप्त कर दिया जाए और हाउस ऑफ कॉमन्स को सुधारा जाए। और ऐसे ही ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की खास एक विशेषता राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वहाँ सीमित राजतंत्र। तो बेंथम राजतंत्र को भी अधिकतम लोगों के अधिकतम हितों का विरोधी मानता था। अतः उसका सुझाव था कि राजतंत्र को भी समाप्त कर दिया जाना उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होगा। बेंथम कितना उग्र और समग्र सुधार का पक्षपाती था ये उनके इन विचारों से सिद्ध हो जाता है। 19वीं सदी में इंग्लैंड के राजतंत्र को समाप्त करने का उसका विचार वास्तव में आमूल परिवर्तनवादी था। वह राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र का समर्थक था, क्योंकि उसके मतानुसार गणतंत्र में शासक और शासितों के हितों के बीच में एक सामंजस्य होता है। अतः उसकी कामना थी कि इस दृष्टि जगत को गणतंत्रीय शासन व्यवस्था से भर दिया जाए। इससे अधिक से अधिक लोगों को अधिकतम सुख मिलेगा। बेंथम का यह कहना था कि केवल गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही शासक शासितों के हित समान होते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हितों की स्थापित किया जा सकता था। तो ये बेंथम के विभिन्न राजनीतिक विचार हैं और जो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ इस तरह से सुझाव दिए हैं जिनको आमूल परिवर्तनवादी कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं तो जो बेंथम के उपयोगितावाद के प्रधान सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर वो लगभग सभी विषयों पर इस तरह की बातें करते हैं।
कि जो भी कार्य करें उसका परिणाम के आधार पर, उपयोगिता एक कसौटी के आधार पर उसको कस के देखना चाहिए। और एक फार्मूला उन्होंने दिया है सुख और दुख के कैलकुलेशन का। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की बात हो, उसी आधार पर वो कार्य करना चाहिए। तो ये बेंथम के विभिन्न राजनीतिक विचार और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के बारे में उनके विचार हैं। धन्यवाद।